नाउ इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस लिया है एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस हो चुका है। डेंसिटी के भी बारे में बताया था कि डेंसिटी ऑफ ईच न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस ले लो, कोई भी एलिमेंट की इज सेम। ठीक है, नाउ कुछ जनरलाइज्ड डेफिनेशंस है केमिस्ट्री में आप लोग के हुए होंगे। आइसोटोप्स, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है, इसका एग्जांपल H11, इसका H12, इसका H13। अपन किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? A Z, ये है एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Z। ये सब में क्या है? सेम। और यहाँ कितनी वैल्यू है? सब में 1। एटॉमिक नंबर सबका 1 है। मास नंबर चेंज हो रहा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 1, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 2। तो 2 + 1 3, 1 + 1 2 और ये 0। तो टोपी चेंज हो रही है, ऐसा बोलना नहीं किसी को। टोपी मतलब ये 1 2 3 याद रखने के लिए, ठीक है। आइसोटोप, ठीक है, तो आइसोटोप are the elements having same atomic number but different mass number। mass number सबका अलग है। तो याद रखना, जो हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज है वही ड्यूटेरियम की और वही ट्रिटियम की रहेंगी क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, बट क्या चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो याद रखना, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट डिफरेंट मास नंबर। तो क्या बदल रहे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये याद रखो। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं इसको मिटाने के बाद में। He हीलियम का 2 3, He2 4, ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो ये दोनों हीलियम के आइसोटोप्स हैं। तो यहाँ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1, और यहाँ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। ये देख लो, फिर मिटा दे, फिर आगे चलो। ये मिटाना पड़ेगा एग्जांपल, फिर आइसोबार्स से। ठीक है, तो याद रखना, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर अलग अलग है, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, दो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो ये हीलियम के ये दो He23 He24। यहाँ हीलियम में डाल देते हैं He, सेकेंड एग्जांपल 2 3 He2 4। नाउ आइसोबार्स एग्जांपल देखते हैं, फिर लिखेंगे H13 यानी ये ले लेते ट्रिटियम और ये ले लेते हीलियम He23। दे हैव सेम मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। दीस आर कॉल्ड आइसोबार्स। सिंपल है, बस इतनी डेफिनेशन लिखना है और देखो एग्जांपल याद रखना है। ये एग्जांपल याद रखो ट्रिटियम का और ये He23। एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो ये हो गए आइसोबार्स। देखो आइसोटोप्स H13 ये एग्जांपल ले लेते और He23 की जगह 24 ले रहे हैं। अब देखो मास नंबर भी बदल गया, एटॉमिक नंबर भी बदल गया। ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला ये था A - Z। तो यहाँ A है 3 - 1 यानी 2, और यहाँ देखो ये एग्जांपल में देखो N = 4 - 2 यानी 2। तो आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस देखो आया 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, आइसोटोप्स। तो अपने को यही 3 है, बस याद रखना। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर अलग अलग है। ठीक है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, द एटॉमिक नंबर सेम है। ये एग्जांपल याद रखो
isobars having same mass number same है but different atomic number. ये एग्जांपल याद रखो. Isotones having same number of neutrons, the mass number same है, the atomic number same है, but number of neutrons जो है जैसे 3 minus 1 2 या 4 minus 2 it is 2. ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है. ठीक है, तो आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर अलग है. इसमें सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ना एटॉमिक नंबर सेम है ना मास नंबर सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है. तो ये देख लो एक बार, फिर आगे कंटिन्यू. एग्जांपल्स के साथ याद रखो, छोटी-छोटी एग्जांपल है, याद नहीं जाएंगे. बड़े एग्जांपल लर्न करते जाएंगे तो भी नंबर याद नहीं रहेंगे. ये एग्जांपल बेस्ट है. डेफिनेशन आएंगी तो एक एग्जांपल मेंशन करना है, नो डाउट. अब देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी वर्ड सुना हुआ लगेगा शायद, ग्रेविटेशन में लिया था. ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है विच इज एट रेस्ट. तो बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन था G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R. तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब वहां था कि दैट ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड विद द अर्थ. अगर आपको उसको फ्री करना है तो आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. समझ में आया? तो ग्रेविटेशन में हुआ है. दिस इज अर्थ जिसका मास है कैपिटल M, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, जो अर्थ की सरफेस पे रखा है अपन ने. उसकी बाइंडिंग एनर्जी अपन ने निकाला है पहले. बाइंडिंग एनर्जी G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R. तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि आपको उस ऑब्जेक्ट को अगर फ्री करना है तो आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. बाइंड करके रखा है अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट को, दैट एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी. तो ये ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी थी, ग्रेविटेशन में. ठीक है, अब है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. कॉन्सेप्ट सेम वैसा ही है. अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. ठीक है, कौन से थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो वीक न्यूक्लियर फोर्स छोड़ दो एक बार. अपन जो देख रहे हैं अभी देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. तो all the protons and neutrons it is charge independent. चार्ज पे डिपेंड नहीं करेंगी. प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी है ये फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी है और दो न्यूट्रॉन के भी बीच में है. तो न्यूक्लियस के अंदर सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड है. अगर आपको उसको निकालना है, एक प्रोटॉन को या एक न्यूट्रॉन को आपको निकालना है, तो आपको क्या सप्लाई करनी पड़ेगी? एनर्जी. दैट एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी. So now, if we want to remove a nucleon which are tightly bounded with the nucleus, nucleus के अंदर strong nuclear force से bounded है यार. इसके पहले वाले वीडियो में लिया है. न्यूक्लियर फोर्सेस क्या रहते हैं? They are bounded with strong nuclear forces. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड है. अगर आपको बाउंडेड ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है वहां से, न्यूक्लियस में से किसी एक न्यूक्लियन को, न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को आपको बाहर निकालना है, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. अगर आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. और एक न्यूक्लियन रिमूव करना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और सभी को रिमूव करना है तो इट इज सिंपली बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, नाउ ये एनर्जी उसमें आई कहां से? ये एनर्जी उसमें आई कहां से? तो ये याद रखो, मे भी शायद केमिस्ट्री में हुआ हो पर मैं समझ नहीं रहा पूरा भी. इट इज मास डिफेक्ट. मेन पॉइंट है इसमें मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट क्या होता है वो समझ ले. फिर से ये समझ लेना, न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड विद ईच अदर इन द न्यूक्लियस विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंडेड है. अगर आप उन न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी. दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. और एक न्यूक्लियॉन के लिए अगर देखना है कि एक न्यूक्लियॉन फ्री करना है तो इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. क्या बोलेंगे फिर? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी एक न्यूक्लियॉन के लिए. तो बाद में चेंज करेंगे अपन उसको. तो वो एनर्जी उसमें आई कहां से? जैसे
अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बाउंडेड है, तो अपन ने बोला ये बाइंडिंग एनर्जी आप दे देंगे तो वो ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा। पर उसके पहले याद होगा टोटल एनर्जी निकाले थे जो माइनस लिए थे, माइनस साइन वाज शोइंग दैट इट इज बाउंडेड, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इसके पास कहां से आई वो एनर्जी, ऐसी एनर्जी की बाइंड करके रखा है, फिर अब मूव करने के लिए उतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, तो वो कहां से आई है, मास डिफेक्ट से। समझा था? देखो फिर से याद रखो, न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड टुगेदर इन अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स में दोनों आ गए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर बाउंडेड टुगेदर in the nucleus with the strong nuclear force. If we have to remove the nucleons or separate the nucleons, we have to supply energy. That energy is called binding energy. अब ये energy आई कहाँ से? तो वो आई है energy mass defect से। तो उनके पास कहाँ से आई थी? जितनी energy फिर अपने को देना पड़ेगा उनको separate करने के लिए। तो that energy is from mass defect। अब mass defect क्या है? एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अपने को पता है कार्बन C612, ठीक है ना? तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? मास नंबर। ये मालूम ही है आपको, ये एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर, ठीक है? जस्ट एग्जांपल ले रहा है, नहीं तो बोलेंगे इतना मास रहता क्या? सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। कार्बन एटम लो C612 और उसका मास भी लो, सपोज वो मास आया 10 ग्राम। बेटा 10 ग्राम नहीं रहता, ये जस्ट तुमको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा है कि मास डिफेक्ट क्या होता, ठीक है? समझ में आ रहा? 10 ग्राम नहीं रहता, मास बहुत कम रहता, ये सिर्फ समझाने के लिए तुमको एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो C612 कार्बन एटम लिया जिसमें क्या है? 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो हुए टोटल 12। देखो, ठीक है? और फिर अब क्या करो, एक प्रोटॉन का मास लो mp इंटू 6 करो, 6 प्रोटॉन एक साथ में नहीं लेने, एक प्रोटॉन का मास लो इंटू करो 6 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ऐसा करो। और इनका मास जब निकालेंगे तो सिंगल सिंगल इसका मास थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी आप इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स लो, यानी एक प्रोटॉन का मास इंटू 6 करो, एक न्यूट्रॉन का मास इंटू 6 करो, तो ये मास मिला। बेटा फिर से बोल रहा, ये मास नहीं है। 10 ग्राम का एटम रहता है क्या कभी? नहीं। ये जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, जस्ट कोई तो भी रैंडम नंबर लिख लिया आपने ऐसे, समझ में आया? तो देखो, एक प्रोटॉन का मास लेंगे इंटू करेंगे 6, एक न्यूट्रॉन का मास लेंगे इंटू करेंगे 6, तो सिंगल प्रोटॉन का सिंगल न्यूट्रॉन का मास अलग से लो, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, टोटल मास निकालो। अब उनका कंबाइंड मास है, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। अब इस न्यूक्लियस का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है तो अपन न्यूक्लियस का मास बोल सकते हैं इसको। इस न्यूक्लियस का मास इतना है, दोनों में डिफरेंस है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है कार्बन की न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस कार्बन की, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लेक्ट कर रहे हैं अपन, बहुत ही कम है। मास ऑफ दिस न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस है, स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ईच इंडिविजुअल न्यूक्लियन। अगर इंडिविजुअल न्यूक्लियन कंसीडर करेंगे, एक प्रोटॉन अलग, उसका मास ले लिया, सिर्फ एक अलग प्रोटॉन, उसका मास इंटू 6, एक न्यूट्रॉन इंटू 6, तो ये अगर ऐड करेंगे ऐसे तो मास थोड़ा ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। फिर से सुना, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ द मास, सम क्या है मास का, ऑफ ईच इंडिविजुअल न्यूक्लियन। इंडिविजुअल न्यूक्लियन का मास अगर ऐड करेंगे और न्यूक्लियस का मास देखेंगे तो न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम है और सिंगल इंडिविजुअल न्यूक्लियंस का मास अगर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये जो मास डिफरेंस है उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट लिखने के लिए आया तो ऐसा लिखना कि द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ ईच इंडिविजुअल न्यूक्लियन। उन्हीं न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियंस हैं उनका इंडिविजुअल मास अगर काउंट करेंगे तो न्यूक्लियस का मास स्लाइटली लेस आएगा।
the mass of the nucleus is slightly less than the sum of the mass of each individual nucleons. This difference in mass is called mass defect, and that mass defect is converted into energy. क्या है रिलेशन? E is equals to m. तो मास डिफेक्ट है तो लिखेंगे डेल्टा m c स्क्वायर। तो ये जो देखो, अगर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन अलग अलग होते, सब अलग अलग, तो उनका मास इतना होता, पर जब वो न्यूक्लियस में कंबाइंड है तो उनका मास कम है। जबकि है उतने 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन अलग अलग लिए तो इतना मास, कंबाइंड किए तो इतना कम हो गया, 10.2 की जगह समझो 10 हो गया। तो ये जो मास डिफरेंस है वो काय में कन्वर्ट हुआ है? एनर्जी में, एंड दैट एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो मास डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वही एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करके रखेगी। तो यही बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन बनाएंगे, फिर बाद में इसको लिखेंगे E = mc², आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। तो मेन है मास डिफेक्ट, पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे, फिर उस पर से इस फॉर्मूले से बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, और इसी बाइंडिंग एनर्जी को A से डिवाइड कर देंगे, यानी मास नंबर से, तो मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इतना स्टेप अपने को फॉलो करना है, ठीक है? तो इतना नोट डाउन करो। फिर से देखना मास डिफेक्ट की डेफिनेशन अगर अलग से आई तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ ईच इंडिविजुअल न्यूक्लियन। इंडिविजुअल न्यूक्लियन का मास लो, ठीक है, और न्यूक्लियस का मास गिन लो जो उसके अंदर कंबाइंड है। अभी तो यहाँ पर एक प्रोटॉन का मास गिनना है खाली, अलग जो सेपरेट है, आइसोलेटेड है, ऐसे एक प्रोटॉन का मास लेना है, और ऐसे एक न्यूट्रॉन का into 6 करके टोटल मास निकालना है। अब जब वो न्यूक्लियस में कंबाइंड है तो उनका मास थोड़ा सा कम आएगा, तो वो गया का मास, तो दैट मास डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी दैट होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो आपको अगर उन न्यूक्लियॉन्स को फ्री करना है तो आपको इतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ही वो न्यूक्लियॉन्स फ्री होंगे, सप्लाई करनी पड़ेगी। और आप कंबाइन कर रहे हैं तो उतनी एनर्जी इमिट होगी। तो देखिए फिर से सुनना, ठीक है? मास ऑफ न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियन इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में अलग अलग है सब, सम ऑफ the mass of each individual nucleon. This difference in mass is called mass defect. This mass defect is converted into energy in the nucleus that holds the nucleons together. तो ये स्टेप फॉलो करना है, पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे और फिर ये समझ में आया ना, ऐसे ही करेंगे। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ Z लिखेंगे, यहाँ N लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये याद है ना, ये है मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकाल लेना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, A माइनस Z, ठीक है? तो मैं ये मिटा रहा, ठीक है? एक बार नोट डाउन कर लो, याद रखो क्या हो रहा है। उसके बाद अपन पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, फिर A से डिवाइड कर देंगे तो इट बिकम्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखते हैं ये नोट डाउन कर लो, और याद रखो डेफिनेशन मास डिफेक्ट की क्या है। अब देखो इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं मास डिफेक्ट का और फिर बाइंडिंग एनर्जी का, यहां लिख देते हैं। Mn mass of each neutron या मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, यानी एक न्यूट्रॉन का मास है mp, मास ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है, कैपिटल M, इट इज मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, या फिर अभी फिलहाल एटॉमिक नंबर लिखने की जगह लिखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस z, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काम आएगा तो लिख लेंगे बाद में। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट की डेफिनेशन फिर से याद करो। द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ ईच इंडिविजुअल न्यूक्लियन इन फ्री स्टेट। अलग अलग लेंगे फ्री स्टेट में एक एक अलग अलग, तो उनका मास काउंट करेंगे और न्यूक्लियस का मास काउंट करेंगे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस is slightly less than the sum of the mass of each individual nucleon. This difference in mass is called mass defect. तो पहले आप पूरी निकाल लो, mass defect. Suppose delta m. So delta m, पहले mass of nucleons ऐड कर लो। तो mass of nucleons क्या देखो, z number of protons into mp मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो ये हो गया टोटल, जैसे अभी लिखा था कार्बन के लिए सेम वैसे, प्लस ठीक है n मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड mn मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। इन सबका सम कर लेंगे और न्यूक्लियस का मास लेंगे, पूरी न्यूक्लियस का m, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब ऐड किए हुए। तो ये माइनस, तो ये सम ऑफ ईच इंडिविजुअल न्यूक्लियन एंड ये मास ऑफ न्यूक्लियस। So mass of nucleus is slightly less, माइनस करेंगे, slightly less है मास में इन सब से, एडिशन से अगर फ्री स्टेट में करेंगे तो this difference in mass is called mass defect। हो गया मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। This is the formula for mass defect। तो this is the mass of the nucleus जिसमें सब कंबाइंड है, कंबाइंड हुए मास ले लिया। तो ये जो मास डिफरेंस है फिर से बताना गया था, that difference is mass, difference in mass is converted into energy and that energy holds the nucleons together। तो ये इंडिविजुअल सबका सम हो गया न्यूक्लियंस का इन फ्री स्टेट अलग अलग लेके, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस, दोनों को माइनस करो, इसका मास और इसका मास, तो उस मास में छोटा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफरेंस। दिस डिफरेंस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, EB कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, E is equals to mc square। बस ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन मिल गया। ये समझ में आया तो फिर ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इज इक्वल्स टू देखो z मास नंबर ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, ये हो गया माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये अलग, और साथ में ये c स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी। सभी न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना है तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर उसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियॉन निकालना है तो उसको बोलेंगे EB अपॉन A। इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा पर न्यूक्लियॉन। स्वच्छ भारत नोट डाउन कर लो। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेकार है थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा और चेंज करते, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ लिख सकते, थोड़ा और चेंज करके फिर से लिखेंगे। क्या चेंज कर रहे हैं वो समझो, इसको मिटा देते हैं। ये नोट डाउन करना, ये पहले लिखना है, उसके बाद कोई इक्वेशन शुरू करना है। अब ध्यान बाइंडिंग एनर्जी इट इज इक्वल्स टू, देखो अगर एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू समझो 2x स्क्वायर, ऐसा कुछ तो भी एक इक्वेशन है अपने। अगर इस पे +5 और -5 लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर था, मैथ्स में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा इक्वेशन था, इसमें +5
और इसी में -5 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वेशन मिलने वाला है। थोड़ा चेंज यहाँ पे कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ध्यान दें। देखो इधर z यानी एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये प्लस z इंटू me। अरे जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, जबरदस्ती कुछ भी ऐड कर सकते क्या, नहीं। ठीक है, जो प्लस किया है वो बाद में माइनस भी कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, माइनस भी कर देंगे, जैसे अभी बताया था +5 -5 सेम ये इक्वेशन रहेगा, पर अभी फिलहाल चेंज कर रहे हैं, ध्यान दें। ये हाँ, ये देखो प्लस उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, उसे क्या चेंज होगा वो समझना, देखते हैं। प्लस ये वैसे n मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन mn। देखो सिर्फ यहाँ पे अपन ने इसके साथ या इन दोनों के साथ प्लस ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड किए। ठीक है, ये ब्रैकेट निकालो, माइनस यार आएगा नहीं, अच्छा अपन ने अपन नीचे लिख रहा माइनस, और तुम लोग कंटिन्यूएशन में देखना लगे तो एक बार ये मिटा देंगे और फिर वो वापस एक बार लिखिए, पर अभी कैसे आया इस पर से इसलिए इक्वेशन सामने रखते हैं, वो देखो एक बार। हाँ, ये माइनस m माइनस, अब ये ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, z me। ठीक है, तो ये हो गया पूरा c। तो देखो ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी, फिर से कैंसिल, तो देखो ये मिटा देता और फिर वो वापस से लिख लिया। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू कर देते, क्योंकि वो उधर बोर्ड के बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, फिर से एक बार लिख के बता देता हूँ, इस पर से लिखा है, देखिए एक बार समझ में आ गया मिटाने से पहले। तो यहाँ अपन ने ZME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसा भी ऐड किया है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में लिख दिया ये, और ये कैंसिल, फिर से वही है, ब्रैकेट डाला तो क्या हो गया, प्लस माइनस ये सब, सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन में c स्क्वायर वो तो अलग है, ये देखो, तो क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। फिर से देखो, वापस लिख देते एक बार, ये भी हटा देते, फिर से लिख रहे हैं, तो m is the mass of each electron into z करने के तो जितने इलेक्ट्रॉन है सबका मास मिल जाएगा। फिर से देखो, पहले बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन लिख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन था z mp माइनस और प्लस n mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू क्या था, c स्क्वायर। अब इसी में चेंज कर रहे हैं, वापस से देख लो, z mp प्लस z me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ये वापस लिख रहे हैं n mn। ठीक है, ब्रैकेट नहीं डाल रहे, इन सब में से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट नहीं डाल रहा है, अब ये प्लस किया है तो यहाँ माइनस भी कर दो, z me, ये पूरा ब्रैकेट में था ऐसे, और साथ में ये c स्क्वायर। अब ध्यान से लिखेंगे तो ये और ये कैंसिल, वही आंसर बचेगा, कोई +5 -5 जैसे एग्जांपल बताया, तो इसमें माइन्यूट चेंज किया है। फिर से देखो ब्रैकेट डाल रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक थी और ये आ गया। ठीक है, अब थोड़ा चेंज करना, ध्यान देना, z बाहर निकाल लो इसमें से, तो क्या बचेगा, mp माइनस प्लस me, ये z बाहर प्लस ये n mn, ये वैसे इन दोनों में से z कॉमन निकल गया, ये बचा, ये वैसे ही रखा है, माइनस कॉमन निकल गया,
तो अंदर बचेगा m प्लस जेड एम ई, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, और ये आखिरी में सी स्क्वायर। इन दोनों में से z कॉमन निकल लिया और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकल गई। यहाँ तक देखिए, फिर आगे कंटिन्यू। लास्ट स्टेप बची है, देखिए अब ध्यान रखो, फाइनल स्टेप है, ये है z mp प्लस me, यानी मास ऑफ एक प्रोटॉन और मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसे चेंज कर रहे थोड़ा सा। z वैसे, यानी ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली है, प्रोटॉन अलग इलेक्ट्रॉन अलग, उसमें एक ही प्रोटॉन है। तो याद रखो, अगर किसी ने पूछा बाइंडिंग एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, तो बोलना 0। क्यों 0? अरे बाइंडिंग एनर्जी आएगी कहां से? जब 2 या 3 या 4 या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन एक साथ में रहेंगे, तब उसमें बाइंडिंग एनर्जी आएगी। अरे उसमें एक ही प्रोटॉन है, सिंगल प्रोटॉन, किसको अट्रैक्ट करेगा? कोई फोर्स है क्या? न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी 0। याद रखो, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी 0, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन ही बचा है खाली, न्यूक्लियस नहीं बोल सकते उसको, ठीक है? न्यूक्लियस है पर क्या है? खाली न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन। तो कहां से क्या फ्री करेंगे उसमें से? वो फ्री है, एक ही है, ठीक है? तो याद रखो, बाइंडिंग एनर्जी हाइड्रोजन की 0। तो यहाँ इसको एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, z बाहर है, तो हाइड्रोजन का मास लिख दिया mh, ठीक है? दिख रहा ना? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू z कर दो, तो ये मिल जाएगा पूरा, प्लस ये वैसे रखेंगे, ठीक है? माइनस ये मास ऑफ द न्यूक्लियस और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास, तो ये हो गया मास ऑफ एटम। तो इसको ऐसा लिख लेंगे ZA, और ये आखिरी में ब्रैकेट चेंज करना, आखिरी में बचा है c², एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसको लिखा है हाइड्रोजन एटम का मास, ये मास ऑफ न्यूक्लियस जिसमें सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी है, ये मास ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो दोनों को ऐड कर दो, तो मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह अभी हाई इसको अपन क्या बोल रहे थे? मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी है, तो हो गया मास ऑफ द एटम। तो ये मास ऑफ द एटम ऐसे लिखा है ZA, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये थोड़ा सा चेंज किया अपन ने, ये फॉलो करना और ये लिख के देख लेना एक बार लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फाइनल आंसर हो गया। अब इसको अगर दोनों तरफ a से डिवाइड कर दें, यानी यहां डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, इट बिकम्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। तो याद रखो, समझ में आ गया? देखो सिंपल है, ये स्टेप एक बार आप लोगों ने जस्ट लिख के देख लेना इलेक्ट्रॉन वाली। तो इनमें से z कॉमन निकला, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन एटम, ये लिख दिया यहाँ पे। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, यानी मास ऑफ एटम, ये मास ऑफ एटम है ना, ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ही बोल देगी। तो ऐसे भी चलता फॉर्मूला, या पहले जो था वो, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस और इंडिविजुअल मास दिए तो ये फॉर्मूला यूज करना, हाइड्रोजन एटम का मास और मास ऑफ दैट एटम दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक? ज्यादा चेंज नहीं है, इजी है, ध्यान रखना। देखते इसका ग्राफ भी है, एक बार ध्यान रखना, जिस न्यूक्लियस का या जिस एलिमेंट का न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, उसमें वो स्ट्रांगली बाउंडेड है, तो न्यूक्लियस क्या रहेंगे? स्टेबल। जिसमें E/A की वैल्यू कम है, यानी जो आराम से रिमूव कर सकते हैं अपन, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो अपने को पता है कौन से, जैसे यूरेनियम हो गया, हेवी एलिमेंट्स है, और जैसे ड्यूटेरियम भी ले सकते हैं, उसमें भी एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन का आइसोटोप H12, वो भी अनस्टेबल है। तो जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, बाइंड करके अच्छे से रखा हुआ है, वो न्यूक्लियस स्टेबल है। और जिनमें इसकी E/A की वैल्यू कम है, दे आर अनस्टेबल। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करते हैं? कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं और स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते रेडियो एक्टिविटी। यूरेनियम, थोरियम आप लोगों ने देखा होगा, तो रेडियो एक्टिविटी इसके बाद है।
पहले अपन थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में समझेंगे और एक क्वेश्चन हो गया यहाँ तक देख लो और फिर उसके बाद ग्राफ है, ग्राफ एक बार समझा देगा फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी पर से फिर रेडियो एक्टिविटी आएगा आगे वाला काम, ये नोट डाउन करो, मिटा दे इसको। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हारे जो पीरियोडिक टेबल में समझो जितने भी एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर या मास नंबर के हिसाब से अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। ग्राफ थोड़ा रफली बनेगा, टेक्स्ट बुक में जितने नाम लिखे उतने नहीं भी लिखूंगी तो भी चलेगा। इस एक्सिस पे अपन ले रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, और या फिर अपन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को उसके सिंबल से भी लिख सकते हैं, EB बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे, में लेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी लेंगे, न्यूक्लियस की एनर्जी जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10⁻⁹ जूल्स। अगर जूल्स में कन्वर्ट करने का काम गिरा तो फिर ये याद रखना। नंबर डाल देते पहले, देखना ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इक्वल, इस पे नंबर डालना 2 4 6 8 10 जगह है तो थोड़ा दूरी कर लेते हैं। ग्राफ बराबर प्लॉट करना पड़ेगा। ये 50 ठीक है, आ गया। ग्राफ में 2-3 पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोगों ने याद रखना। 250 तो यहाँ अपन ने लिया है मास नंबर, यानी प्लॉट किया है अपन ने E, ठीक है। इधर अपन ने प्लॉट किया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यूनिट रहेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये अपने मास नंबर है। देखो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी आयरन की है, Fe 56, मास नंबर अप्रोक्सीमेटली 56 है उसका, सबसे ज्यादा उसकी है, अप्रोक्स बता रहा 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लर्न करने की जरूरत है, जस्ट अप्रोक्सीमेटली याद रखना। फिर से बोल रहा, जितने अच्छे से बाउंडेड है सभी न्यूक्लियस के अंदर, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी से बाउंडेड है उतनी ही न्यूक्लियस स्टेबल है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियस। और सबसे ज्यादा स्टेबल किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे, आयरन 56, एटॉमिक सॉरी मास नंबर लिखा है, ये मास नंबर अप्रोक्सीमेटली कितनी है 8.76, कितनी है 8.76 अप्रोक्सीमेटली, लिखा हुआ नहीं है टेक्स्ट में पर आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। तो पहले ये मार्क कर लेते हैं 56 यानी 50 के आगे कहीं तो भी यहाँ ग्राफ जैसे हमेशा प्लॉट करते वैसे ही सीधा जाना, और 8.76 यानी यहाँ कहीं तो भी होगा। तो ये पॉइंट एक मिल गया अपने को Fe 56, ठीक है। तो ग्राफ बनाने में आसानी जाएंगे, एक दो पॉइंट अगर याद रख लेंगे तो, ठीक है। ये मिटा दिया अपन ने, ये 56 यहाँ कहीं होगा, यहाँ ले लिया, और इधर 8.76 यहाँ गए तो बस ये हो गया एक। यूरेनियम का याद रखना
यूरेनियम 236 या 235 या 238 भी रहता आइसोटोप से उसकी, पर अभी फिलहाल ये याद रखो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 236 यानी यहां कहीं तो भी आएगा ये रेंज में, इन दोनों के बीच में, और 7.6 मतलब ये यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, बस 2 पॉइंट अगर आप लोगों को मिल गए प्रॉपर तो फिर कोई झंझट नहीं बचा। फिर से देखो, फिर से एक बार बता देता, खाली ग्राफ ड्रॉ करना बाकी बचा है, 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए अपन ने। फिर से देखना, सुनना ध्यान से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन y एक्सिस पे लिया है, यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 4 6 8 10। इधर लिया है मास नंबर 50 100, एक एक गैप से लिया है, ठीक है। तो y एक्सिस पे है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यूनिट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, x एक्सिस पे अपन ने लिया है मास नंबर, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ में अपन बताने वाले हैं कि कौन से न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। फिर से बोल रहा, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी मींस न्यूक्लियस इज टाइटली बाउंडेड, मोर इज द स्टेबिलिटी। लार्जर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की ज्यादा रहेगी, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक अनचेंज रहेगी वैसे ही न्यूक्लियस। बट अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। न्यूक्लियस क्या रहेंगे? अनस्टेबल। It may emit some radiation and get converted into stable nucleus. तो रेडियो एक्टिविटी में आएगा फिर बाद में। तो अभी फिलहाल ये याद रखो, larger the binding energy per nucleon, more will be the stability. क्यों? क्योंकि वो टाइटली बाउंडेड है, न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होंगी, उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि अपन नहीं दे पाएंगे, तो न्यूक्लियस स्टेबल है, ठीक है। बट इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस, the nucleus is less stable, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फिल इन द ब्लैंक में याद रखना अगर आया, the element which has highest binding energy per nucleon is iron। तो आयरन का ये पॉइंट पीक रहेगा अपने ग्राफ का, उससे ज्यादा किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं है, यानी उसमें न्यूक्लियन सबसे ज्यादा टाइटली बाउंडेड है। आयरन याद रखो अप्रोक्सीमेटली याद रखो 8.76 और यूरेनियम का याद रखो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहां तो ऐसा स्ट्रेट लाइन से प्लॉट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां से शुरू कर रहे हैं, रफ है, ऐसे ही निकालना, एक बार बिजली बनाना, 2 बार बनाना, 3 बार बनाना और फिर ऐसे ज्वाइन कर देना, बस ग्राफ बन गया, ठीक है। फिर से बताता देखो, यहां से शुरू करना, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा दिखने जैसा ग्राफ बनना चाहिए। एक बार बिजली बनाए, 2 बार बनाए, 3 बार बनाए और इसको ज्वाइन कर दिए, बस खत्म। This is the graph of binding energy per न्यूक्लियन। इससे ऊपर मत जाना, यहाँ से, ठीक है। ये ड्यूटेरियम H2, ट्रिटियम H3, ये लिथियम 6, ये ऑक्सीजन 16, बस इतने मार्क कर लो, काम कर। हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे इसमें, ये यूरेनियम, हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे तो एक पॉइंट, अच्छा ये वैल्यूज याद रखना। फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखो, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 0। अरे उसमें न्यूक्लियन ही एक है, एक ही प्रोटॉन है, किसको फ्री करेंगे? प्रोटॉन ही है वो, न्यूक्लियस ही प्रोटॉन है या प्रोटॉन ही उसकी न्यूक्लियस है, समझ में आया? तो उसमें किसको फ्री करेंगे? किसी को नहीं। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 0। एक ही प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन हो गया पहला 0। हाइड्रोजन का आइसोटोप, सॉरी, तो हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी 0। H12 H13 तो 1 नहीं लिखना है, सिर्फ मास नंबर है तो मास नंबर ही लिख रहे हैं। ये लिथियम, ये ऑक्सीजन, ये आयरन, ये यूरेनियम, ये 2 पॉइंट मिल गए, सीधा ज्वाइन करो। देखो 16 इसके अंदर आना चाहिए, 25 के अंदर। बस ये ध्यान रखना कि ये जो 3 पीक बनाएंगे, 3 बिजलियां बनाएंगे, ठीक है, वो इसके अंदर होनी चाहिए। देखो
क्योंकि ऑक्सीजन है, लिथियम है, 16 है 25 के अंदर, बाद में कुछ लिखने की जरूरत है, बस इतना भी आप लोग ग्राफ याद रखेंगे सफिशिएंट है। देखिए फिर से कुछ पॉइंट्स बता था, एक पॉइंट तो हो ही गया, सेकंड पॉइंट ये याद रखो, लार्जर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, more the binding energy per nucleon, larger the binding energy per nucleon, more stable nucleus, the nucleus will be more stable। हाइड्रोजन एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0। आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो न्यूक्लियस आर लेस स्टेबल, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी 0। ये ग्राफ देख लो, टेक्स्ट बुक में रेफर करना, ये खाली ध्यान रखो, ये जो तीन बिजलियां बना रहे, ये जो फर्स्ट लाइन है 25 वाली है 50, ये 25 होगा, उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन 16 लिख रहे हैं, यहाँ लिथियम लिख रहे हैं, सब उसके अंदर है 25 के अंदर। बाद में ये दो पॉइंट है, बस उसको ज्वाइन कर दो सीधा, इनको तो सीधा ही ज्वाइन करना है, यहाँ तीन बिजलियां बनाना, 1 2 3, फिर यहाँ ज्वाइन करना है। ये हाईएस्ट पीक होना चाहिए अपने ग्राफ का, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसकी है, आयरन की। फिंगर ब्लैंक के लिए याद रखना, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है, किसकी है, आयरन की, 8.76 अप्रॉक्स पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर आयरन, इसका पीक सबसे ज्यादा है, ये देखो ये कम है, सबसे ज्यादा ये। उसके बाद यूरेनियम का याद रखो, ग्राफ प्लॉट करना सिखा दिया, सिर्फ ये तीन पीक इसके अंदर होने चाहिए 25 के, तीन बिजलियां बनाना है पर 25 के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन लिख रहे, लिथियम लिख रहे 16 है, मतलब 25 के अंदर होना चाहिए। बाकी तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतने भी आप लोगों ने मेंशन कर दिया, बहुत है ग्राफ में। ठीक है, ये याद रखो, और एक याद रखो, 0 है हाइड्रोजन की, पर मिनिमम, अब उसमें एक ही प्रोटॉन है, क्या सेपरेट करेंगे, पर मिनिमम पूछा तो ड्यूटेरियम H2 सबसे कम, देखो यहाँ ड्यूटेरियम की H2 मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0, एक ही प्रोटॉन है, किसको सेपरेट करेंगे, किसको नहीं, छोड़ दो, एक ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही न्यूक्लियस है या उसकी न्यूक्लियस ही प्रोटॉन है, किसकी, हाइड्रोजन की, एक ही प्रोटॉन है, प्रॉब्लम नहीं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है इसमें, तो सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी पूछा तो ड्यूटेरियम की ये, और सबसे ज्यादा आयरन की, ये भी एक पॉइंट है 4। तो हाइड्रोजन की 0, लार्जर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, लेस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियस इज लेस स्टेबल। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, तो उसका पीक सबसे हाईएस्ट रहेगा। हाइड्रोजन की 0, ये थोड़े से एक दो पॉइंट याद है, और भी पॉइंट है बता दो, पहले इतना प्लॉट कर लो या नोट डाउन कर लो। ग्राफ में इतनी बता रहे हैं, और कोई बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता दिया काफी है, देख लो एक बार। देख लो एक बार, ग्राफ के और भी कुछ पॉइंट्स है वो बता देता, इतना नोट डाउन कर लो पहले। ग्राफ मैंने जितना बताया है उतना भी ड्रॉ हुआ तो भी चलता, देख लो एक बार। कैंसल्ड पोर्शन आप लोगों ने देख लेना बेटा, इसमें बहुत सारा पोर्शन बाजने वाला मैंने लिखा भी था, कैंसिल किया हुआ है, थोड़ा सा पोर्शन बीच में का है, रेडियो एक्टिविटी लॉ, ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, अगर ये नहीं समझा तो रेडियो एक्टिविटी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए ये देखो, पर बीच में का जो पोर्शन है जब एग्जाम में पढ़ने जाएंगे तो फिर ये सब नहीं, अभी के लिए खाली। तो कैंसल्ड पोर्शन में है, देख लेना, फिर भी एक बार देखना ही वीडियो। आगे चल रहे पॉइंट बता रहा, इतना नोट डाउन कर लो, फिर से बता रहा, ध्यान देना पॉइंट्स क्या लिखने हैं। पहला पॉइंट ये लिखना आप लोगों ने, ये जो लिखा है मैंने, कि लार्जर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियस। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
उतना ही ज्यादा वो न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है, इट कैन रिमेन स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, नाउ इफ उसी में कंटिन्यू करना, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस, इट इज द न्यूक्लियस इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ठीक है, उसके बाद लिखना मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0, बिकॉज एक ही प्रोटॉन है। किसको फ्री करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स ही नहीं है वहां पे, एक ही प्रोटॉन है, दूसरा होता कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन तो फिर उसके साथ फोर्स होता, फोर्स ही नहीं है, वही प्रोटॉन है, बस फ्री करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन एटम इज अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हटा दो, इट इज अ प्रोटॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 50, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, 80, ये पीक हाईएस्ट है ऐसा, और उसमें भी आयरन का सबसे ज्यादा है, देखो बाकी सब उससे कम है, इधर भी और इधर भी। ये ऑक्सीजन थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, ये 50, ये 80, तो 50 और 80 के बीच में प्लेटू जैसा है, प्लेटू पढ़ा हुआ ज्योग्राफी में, थोड़ा ऊपर फिर फ्लैट फिर नीचे, बस वैसा। तो ये देखो ऊपर फिर थोड़ा फ्लैट जैसे फिर नीचे, तो ये जो है 50 से 80 की रेंज 100 पे मार्क करती है, 80 पे मार्क, यानी ये 50 और ये समझो यहाँ 80 पे मार्क किया है, जस्ट मार्क नहीं करना है, पर इतना याद रखो ये प्लेटू रीजन है। प्लेटू रीजन मतलब उस ग्राफ में प्लेटू मतलब वहां पे अप्रोक्सीमेटली सबकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है, पर सबसे ज्यादा किसकी है वहां पे, आयरन की 8.76, उसके इधर और उसके उधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही, यानी इसके इधर आएंगे तो भी डिक्रीज होंगी, यानी 50 से कम है मास नंबर तो भी डिक्रीज होंगी, और 80 से ज्यादा है तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही, डिक्रीज। तो ये लिखना है उसमें एक पॉइंट 50 टू 80, तो 50 टू 80 के बीच में जो न्यूक्लियस है दे आर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, और उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस कौन सी है, आयरन की। याद रखना वैल्यू 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राफ प्लॉट करते समय वही दो पॉइंट अपन ने यूज किए, यूरेनियम का भी, तो ये हटा देते, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो लिखने के लिए जगह यही लिख देता, ग्राफ में नहीं लिखना है। 50 टू 80 जो मास नंबर है, 50 टू 80, तो प्लेटू जैसा है ये इतना रीजन, तो अभी मैंने बताया था, तो वहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है न्यूक्लियस के, और उसमें भी सबसे ज्यादा किसका है, आयरन, वो उसका पीक हो गया। अब उसके इधर, यानी इफ मास नंबर इज लेस देन 50 एंड इफ मास नंबर इज ग्रेटर देन 80, 50 से कम 80 से ज्यादा उधर, तो ये 50 वाला पॉइंट और ये 80 वाला पॉइंट यहां लिए, तो उसके उधर और इसके इधर मास नंबर चेंज, इसके कम 50 से कम, मास नंबर 80 से ज्यादा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही, डिक्रीज। 50 से कम है तो भी डिक्रीज हो रही, 80 से ज्यादा है तो भी डिक्रीज हो रही, और ये प्लेटू में मैक्सिमम। बस ये सारे पॉइंट हो गए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फिर से एक बार बता देता हूं, लार्जर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर इज द स्टेबिलिटी, या मोर इज द स्टेबल न्यूक्लियस, एंड इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल, the stability is less, the nucleus is less stable। 50 और 80 के बीच में मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे जहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है 50 टू 80 के बीच में, और पीक है आयरन, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, कितनी है, अप्रॉक्स 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिलो 50 है मास नंबर तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रहे, अबाउट 80 है तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0 है क्योंकि एक ही प्रोटॉन है। मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका है, ड्यूटेरियम। तो ये सब पॉइंट्स याद रखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है 50 टू 80 जो मास नंबर वाले न्यूक्लियस है उनके, और सबसे ज्यादा उसमें आयरन के लिए 8.76। तो ये रीजन प्लेटू जैसा है, पहले ऊपर फिर फ्लैट फिर नीचे, देख लो एक बार ये पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना। ग्राफ हो गया अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस खत्म हो गया। इसके बाद अपन रेडियो एक्टिविटी लेंगे कि जो न्यूक्लियस अनस्टेबल है वो कुछ रेडिएशन इमिट करके न्यूक्लियस में से स्टेबल होने की कोशिश करेंगे।
दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। रेडियो एक्टिविटी वाला भी देखना है क्योंकि उसके बाद आएगा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो अगर रेडियो एक्टिव डीके नहीं समझ में आया, ये सब समझ में नहीं आया, तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। तो ये सब नोट डाउन कर लो। ग्राफ मैंने सिंपल तरीके से बनाना सिखा दिया है, ठीक है, तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस 2 पॉइंट ये मार्क किए और ये 25 के अंदर 3 बिजलियां बनानी है, वो थोड़ा सा याद रखना। ये जितने पॉइंट मैंने मार्क किए उतने ही मार्क करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इतना है, ये अपने सारे पॉइंट हो गए, कंप्लीट हो गए। देख लो, इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे रेडियो एक्टिविटी के लिए।